अब जहाँ तक प्रेजेंट केस का सवाल है, इसमें बताया गया कि काफ़ी सालों से जी वाई पूरन सिंह को जातिगत आधार पर जी तंग किया जा रहा था। जी अब वो क्या आधार थे, क्या वो आधार इस बात को साबित कर सकते हैं, अगर सारी चीज़ों को जोड़ा जाए, जी जी कि उन्हें केवल आत्महत्या ही करनी पड़ रही थी, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा, जी जी कोई अल्टरनेटिव उनके पास नहीं था एक्सेप्ट टू कमिट सुसाइड। जी जी तो ये दोनों चीज़ें जब तक साबित नहीं होगी जी जी तब तक वो ऑफेंस प्रूव नहीं हो सकता। क्या जांच से पहले ऐसा संभव है एफआईआर के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी? 15 लोगों के खिलाफ है, जिनमें चीफ सेक्रेटरी तक शामिल है। पहली बार शायद एक साथ 15 अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की एफआईआर हुई है। क्या सोचते हैं, लीगल पहलू क्या है इसका कानूनी? ये SC/ST एक्ट के प्रावधान केवल उन्हीं के खिलाफ लागू होते हैं, उन्हीं पर लागू होते हैं जो SC/ST एक्ट का मेंबर नहीं है। जी जी अगर, क्योंकि इस FIR में कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी इन्वॉल्व किया हुआ है जो SC/ST जाति से संबंध रखते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन पर ये SC/ST एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो सीनियर लेवल पर जैसे डीजीपी है हरियाणा के, उनको गिरफ्तार आम पुलिस करेगी भी तो कैसे करेगी? अगर मान लीजिए एविडेंस भी मिल जाता है तो क्या होगा? अगर सबूत आ जाता है जी जी तो गिरफ्तार करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जी जी रैंक क्या है उसका, इट हार्डली मैटर्स। FIR का ड्राफ्ट है, प्रारूप है, जी जी उसमें कॉलम दिया हुआ है ज्ञात अपराधियों के नाम, जी जी तो उस कॉलम में वो इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर FIR की बॉडी में जी अगर उन सबके नाम हैं जी जी तो वो सफिशिएंट। अब अगर पोस्टमार्टम के लिए परिवार सहमति नहीं देता है, सरकार पोस्टमार्टम चाहेगी, पुलिस भी पोस्टमार्टम चाहेगी, हम तो लीगली जानना चाह रहे हैं कि अगर परिवार तैयार नहीं हुआ तो सरकार के पास क्या रास्ता है, पुलिस के पास क्या रास्ता है पोस्टमार्टम का? डेड बॉडी किसकी है ये डिस्प्यूट में नहीं है जी ये बात। जी जी तो शनाख्त की तो वहाँ बात होती है, कहीं ऐसा ना हो कि आइडेंटिफाई वो किसी को गलत को कर दे। तो एक निष्पक्षता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जांच में, कि कहीं किसी को ये ना लगे कि भाई कहीं कोई दबाव है। क्या देख रहे हैं इस मामले में, किसी को सजा होगी? जो जिन्होंने सुसाइड किया है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो उसके पीछे रहा होगा, उसकी फाइंडिंग्स जो है निश्चित रूप से बाहर आनी चाहिए। लेकिन प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किसी को सजा हो पाएगी इस मामले में? सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आप देख रहे हैं पिछले एक सप्ताह से हरियाणा में सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड करने के बाद पूरी तरह माहौल एकदम गर्म है, राजनीतिक उबाल भी आया हुआ है। लेकिन हम यहाँ राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, जाने माने अधिवक्ता अमरजीत सिंह यादव, एडवोकेट। इनसे जानेंगे कि इस मामले का कानूनी पहलू क्या है। सरकार की तरफ से चंडीगढ़ पुलिस ने जो FIR दर्ज की है, उस FIR में जो धाराएं लगाई गई है, उनके आधार पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, आगे चलकर उनको किस तरह सजा मिल सकती है, और अब तक पुलिस ने जो कदम उठाए हैं वह कानूनी दायरे में रहकर उठाया है या कहीं पुलिस किसी दबाव में है, अब तक क्या किया जा सकता था और क्या किया गया है, इन सब मुद्दों को लेकर के बात करेंगे एडवोकेट अमरजीत सिंह यादव से। सबसे पहले तो वकील साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आपने NJP को समय दिया। तो सीधा सीधा यही जानना चाहेंगे कि जो मामला दर्ज किया है पुलिस ने, तो जो धाराएं जो 3(1)R पहले थी एक, जो बाद में जो इसको 315 किया गया है, 5 है या V है? V 315 ये किया गया है बाद में, जो अनुसूचित जाति से जुड़ी धाराएं हैं, और जो दूसरी धाराएं जो आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का, उकसाने का। आप ज़्यादा इस मामले में जानते हैं, विशेषज्ञ हैं, तो आप बताएंगे कि किन धाराओं में पुलिस ने अब तक कार्रवाई की है और किन धाराओं में होनी चाहिए थी। जो अब तक पुलिस ने कदम उठाया है वो लीगली सही है या कुछ पेच उसमें है? सबसे पहले तो मैं NJP न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये मौका दिया। जी जी। जहाँ तक कानूनी पहलू की बात है, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में
अगर पुलिस को सूचित किया जाता है तो सबसे पहले पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें कोई भी अपराध की जो है धारा वो और ऐड हो सकती है, कम हो सकती है। ये जांच का विषय है। जांच का विषय मतलब पहले तो जो सूचना मिले उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करें एफआईआर करें। कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई जी जी क्या अपराध बनता है। जी जी जहां तक इस केस की बात है, जी जी पुलिस ने जो अपराध दर्ज किया है एफआईआर में जी वो 108 बीएनएस जी जी भारतीय न्याय संस्था, जो पहले 306 आईपीसी था, जी जी उसमें दर्ज किया, और SC ST एक्ट की सेक्शन 3 में दर्ज किया। जी तफ्तीश के दौरान जी सेक्शन 3 को सेक्शन 315 में कन्वर्ट किया गया। जी जी वो इसलिए कन्वर्ट किया गया कि जहां अगर किसी ऑफेंस की सजा जी 10 साल या 10 साल से अधिक हो जी जी तो वो उस धारा में फॉल करता है, जी जी और उस धारा में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा का प्रावधान है। जी 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 तो जो अब जो मामला दर्ज हुआ है संशोधन के बाद, तो वो उसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। सजा हो सकती है, और साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। किन परिस्थितियों में? वो तो जब कभी प्रूव होगा प्रूव तब होगा तब। जी जी मैं ये वही बता रहा हूँ कि इसमें प्रावधान क्या है। जी इन्वेस्टिगेशन के बाद जी इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आत्महत्या का केस दर्ज किया गया है जी और जो भी बातें बताई गई है कि इन बातों के होने या ना होने से जी परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या की, जी जी वो सारे जो भी तथ्य बताए गए हैं जी उनमें, जी और जो उनकी आत्महत्या हुई है जी उसमें लाइव लिंक होना चाहिए, जी जी कोई स्टेल मैटर नहीं होना चाहिए। अच्छा 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 दूसरी बात, दुर्भावना होनी चाहिए उसके लिए। जी अब जहां तक प्रेजेंट केस का सवाल है, इसमें बताया गया कि काफी सालों से जी वाई पूरन सिंह को जातिगत आधार पर जी तंग किया जा रहा था। जी अब वो क्या आधार थे, क्या वो आधार इस बात को साबित कर सकते हैं, अगर सारी चीजों को जोड़ा जाए, जी जी कि उन्हें केवल आत्महत्या ही करनी पड़ रही थी, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। जी जी कोई अल्टरनेटिव उनके पास नहीं था एक्सेप्ट टू कमिट सुसाइड। जी जी तो ये दोनों चीजें जब तक साबित नहीं होगी जी जी तब तक वो ऑफेंस प्रूव नहीं हो सकता, फिर सजा भी नहीं मिल सकती है सजा भी नहीं मिल अगर सकती। प्रूव नहीं होगा तो। जो तो आज हम इस स्थिति में नहीं है जी जी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास क्या क्या सबूत है। जी जी तो क्या वो मेलाफाइड इंटेंशन कहीं शो करता है, जी या क्या उनके द्वारा किया गया एक्ट ये काफी है कि उनको अबेट किया जाए सुसाइड के लिए। जी जी तो ये एक जांच का विषय है, और जांच का विषय ये प्रेरोगेटिव पुलिस का है जी जी कि वो उसको कहाँ तक साबित कर पाती है, कितना जो है सबूत इकट्ठा कर पाती है। वकील साहब, एक जो आमनीत कुमार की तरफ से, उनकी वाइफ की तरफ से, वाई पूरन कुमार की वाइफ की तरफ से, और उनके जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनके जो साला साहेब हैं, उनकी तरफ से और स्वजनों की तरफ से ये मांग लगातार आ रही है कि एफआईआर जो हुई है उसमें डीजीपी को गिरफ्तार किया जाए, एसपी रोहतक जो अब तो हटाए जा चुके हैं अब उनके अपने पद से, उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या जांच से पहले ऐसा संभव है एफआईआर के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी? 15 लोगों के खिलाफ है जिनमें चीफ सेक्रेटरी तक शामिल है। पहली बार शायद एक साथ 15 अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की एफआईआर हुई है। क्या सोचते हैं, लीगल पहलू क्या है इसका कानूनी? ये लीगल पहलू इसका ये है कि क्या उनके खिलाफ प्राइमा फेसाई कोई सबूत है फाइल पर। अगर प्राइमा फेसाई कोई एविडेंस बनती है तो जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है, जी क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है।
जी जी अगर उनको ये लगता है कि भी अभी प्राइमा फेसाई जो है एविडेंस, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है अरेस्ट के लिए, जी जी तो उस मैटर में वो अपनी जांच का विषय है। जी जी अगर वो सफिशिएंट प्रूफ आ जाते हैं उस वक्त वो गिरफ्तार कर सकते हैं। तो तो अभी लेकिन जहां तक इसमें बताया गया, ये SC/ST एक्ट के प्रावधान केवल उन्हीं के खिलाफ लागू होते हैं, उन्हीं पर लागू होते हैं जो SC/ST एक्ट का मेंबर नहीं है। जी जी अगर, क्योंकि इस FIR में कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी इन्वॉल्व किया हुआ है जो SC/ST जाति से संबंध रखते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उन पर ये SC/ST एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो वो तो अपने आप ही तो उन पर जो धाराएं लगी है, कई अधिकारी हैं इस तरह के, SC/ST एक्ट उन पर अप्लाई नहीं होगा। तो आपके हिसाब से जो हम निचोड़ की तरफ बढ़े तो ये निकल रहा है कि जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जांच अधिकारी देखे कि कौन दोषी कौन नहीं है, और अगर उनके पास सबूत है तो गिरफ्तारी हो, अदरवाइज नहीं हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीनियर लेवल पर जैसे DGP है हरियाणा के, उनको गिरफ्तार आम पुलिस करेगी भी तो कैसे करेगी? अगर मान लीजिए एविडेंस भी मिल जाता है तो क्या होगा? जो देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है। जी जी, चाहे DGP है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, या कोई और है, जी जी, कुछ भी नहीं हो, तो अगर सबूत आ जाता है जी जी, तो गिरफ्तार करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जी जी, रैंक क्या है उसका, इट हार्डली मैटर्स, बस सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। तो अभी जैसे ये अभी हम बातचीत कर रहे थे तो ये आया कि जैसे 11-12 साल से प्रताड़ना की बातें आ रही है, तो ये जो लंबे समय से प्रताड़ना की बातें आ रही है, इस बीच वाई पूर्ण कुमार की तरफ से पता नहीं किनको शिकायत की गई होगी या नहीं की होगी, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन लंबे समय से अगर जातिगत प्रताड़ना, वो भी अनुसूचित जाति के अधिकारी को दबाया जा रहा है एक जातिगत आधार पर, अगर ये प्रूव होगा तो आप बता रहे थे तात्कालिक कारण है, वो क्या है उस बारे में थोड़ा सा बताएं। जो कि मौत से पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जी, जिसमें सिवाय आत्महत्या के कोई और उनके पास चारा नहीं था, वो लिंक, लाइव लिंक साबित करना बहुत जरूरी है, तब जाकर के उसको एविडेंस माना जाएगा। अगर जो भी बता रहे हैं 11 साल 10 साल से ये प्रताड़ना जातिगत आधार पर की जा रही थी, जी जी, ये सारा विषय, ये जांच का विषय है। जी जी, क्या वो आपस में एक दूसरे से कड़ी मिलती है जी, एक दूसरे की कड़ी जोड़ती है, तो एक जो बात हम निष्कर्ष पर पहुंचते कि भाई ये एक लगातार ये चल रहा था प्रोसेस, और जिससे तंग आकर अल्टीमेटली उन्होंने आत्महत्या की बात सोची। वकील साहब, अभी SIT गठित की है, सीनियर ऑफिसर्स हैं 6 सदस्यों की, 5 की 6 की SIT गठित की है, 5 सदस्यों की SIT गठित की है, ये सफिशिएंट कदम है पुलिस के एंगल पर, या इससे भी बड़ा कोई कदम उठाया जा सकता था? नहीं, जैसे हमारे कानूनी प्रावधान है, SIT वन ऑफ द रेमेडी है। जी जी, अगर इनसे वो सेटिस्फाइड नहीं है, CBI में भी के लिए भी कर सकते हैं वो। जी जी, लेकिन वो फिर वही, ये विषय सरकार पर, और अगर सरकार उस पर नहीं करती है तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, अगर वो इस जांच से खुश नहीं और सहमत नहीं है तो। लेकिन जांच का जहां तक कानूनी दायरा है, वो यही है कि पहले जांच होगी। जो मेरे पास ये आया था कि 7 अक्टूबर को खुदकुशी हुई जी, 8 अक्टूबर को परिवार ने मांग की कि FIR दर्ज की जाए, 9 अक्टूबर को FIR होगी। पहले सूचना आई कि मुख्य सचिव के खिलाफ FIR नहीं है, 14 अधिकारियों के खिलाफ है, बाद में सूचना आ गई कि मुख्य सचिव का नाम भी है और 15 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक वो कॉलम की बात आ रही कि प्रॉपर कॉलम में नाम नहीं लिखे गए, आरोपियों वाले कॉलम में इनके नाम नहीं है FIR में सही ढंग से, यानी उनमें क्या विधि विशेषज्ञ हैं आप, किस तरह नाम लिखे जाने चाहिए थे और किस तरह नहीं लिखे गए, आपत्ति क्या है परिवार की? देखिए, जो FIR का ड्राफ्ट है, प्रारूप है जी जी, उसमें कॉलम दिया हुआ है ज्ञात अपराधियों के नाम। जी जी, तो उस कॉलम में वो इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर FIR की बॉडी में जी अगर उन सबके नाम हैं जी जी, तो वो सफिशिएंट है। खाली उनके नाम डालने से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, लीगली कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक लैप्स हो सकता है, लेकिन ये कोई इलीगलिटी नहीं है। पुलिस को भी ये सुधार कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कर लेना चाहिए, उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा।
लीगलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वैसे लिख दिए चाहे रूटीन में हाँ। चाहे वैसे जो, तो उनमें ज्ञात अपराधी है उनके नाम लिख दिए जाते हैं, अगर अज्ञात है तो अज्ञात लिख देते हैं। ये फर्क है, क्योंकि एक स्पेसिफिक कॉलम है जी जी तो कर देना चाहिए, जी जी, वो लिख देना चाहिए, लिख बाकी देना जांच चाहिए। चलती रहती है। जांच चलती रहेगी। अब मामला यहाँ फंसा हुआ है कि परिवार पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं दे रहा है जब तक कि गिरफ्तारी नहीं हो जाए। अब अगर पोस्टमार्टम के लिए परिवार सहमति नहीं देता है, सरकार पोस्टमार्टम चाहेगी, पुलिस भी पोस्टमार्टम चाहेगी, क्योंकि मामला लगातार लंबा, आज 7वां दिन है हम जब बात कर रहे हैं, जी 13 अक्टूबर हो गया आज, जी 13 अक्टूबर है, तो आज भी कोई चांस नहीं है कि पोस्टमार्टम की उम्मीद नहीं है, और 48 घंटे का अल्टीमेटम जो दूसरे संगठन है उन्होंने भी दे रखा है। हम तो लीगली जानना चाह रहे हैं कि अगर परिवार तैयार नहीं हुआ तो सरकार के पास क्या रास्ता है, पुलिस के पास क्या रास्ता है पोस्टमार्टम का? देखिए, कानूनी प्रावधानों के मुताबिक परिवार की सहमति और असहमति वो कोई मायना नहीं रखता। जी जी कानून ये कहता है अगर किसी की भी मौत प्राकृतिक ढंग से होती है, अननेचुरल डेथ होती है, जी जी तो उस डेड बॉडी का जी जी वो पोस्टमार्टम कराना ये पुलिस का काम है। जी जी तो पुलिस का ये कार्य में कोई बाधा डालता है, जी जी उसके लिए प्रोविजन बनाए हुए हैं उसमें कानून में कि क्या क्या कर सकती है। जी जी जैसे पहले अभी एक होता था, जनरली होता था कि कोई आदमी संतुष्ट नहीं था पुलिस कार्रवाई से या क्या करना चाहिए, तो एक दबाव डालने के लिए डेड बॉडी को वो सड़क पर रख देते थे जी जी कि हम जब तक नहीं उठाएंगे, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, जी जी जब तक कि ये उनको गिरफ्तार ना कर ले। जी जी तो ऐसी स्थिति में कानून बना दिया गया है, जी हाँ, अब कानून बना हुआ है कि ऐसा नहीं है, उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। मतलब पुलिस चाहेगी तो बिना परिवार की सहमति के पोस्टमार्टम करा करके, तो एक नोटिस हम सुन रहे हैं जैसे पुलिस की तरफ से अमनीत पी कुमार को दिया गया, IAS ऑफिसर है वो सीनियर, उनकी पत्नी को दिया गया है कि आप डेड बॉडी की पहचान के लिए जैसे बुलाते हैं रूटीन में, तब बुलाया गया। तो पहचान के लिए परिवार से कोई भी नहीं जाएगा डेड बॉडी के लिए, तब कोई भी शिनाख्त कर सकता है। अच्छा, कोई भी शिनाख्त करता है, और आइडेंटिटी का इसमें इश्यू नहीं है। जी 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 वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जी जी, तो इसमें कोई आइडेंटिटी का इश्यू भी नहीं है। अच्छा, लेकिन एक जनरल जो हम कर लेते हैं प्रोसीजर कि भाई परिवार के या उसको जानने पहचानने वाले व्यक्ति से डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करा लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल रूटीन का सा मामला है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई, क्योंकि डेड बॉडी किसकी है ये डिस्प्यूट में नहीं है ये बात। जी जी, तो शिनाख्त की तो वहां बात होती है, कहीं ऐसा ना हो कि आइडेंटिफाई वो किसी को गलत को कर दे और उसको उस बेस पे डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये मर गया। जी जी। अब एक बात आती है कि DGP स्तर पर FIR, DGP का नाम FIR में, जो जांच अधिकारी हैं वो जिनको जांच करनी है, हालांकि वो चंडीगढ़ पुलिस का मामला है, हरियाणा पुलिस का नहीं है, जो जांच अधिकारी हैं वो जूनियर स्तर पर है, वो DGP के खिलाफ जांच करनी है। उस परिस्थिति में किस तरह जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकती है? क्या लीगल इसमें पीड़ित परिवार को क्या राहत मिल सकती है जो DGP का जो रुतबे का जो प्रभाव है, रौब दाब का जो प्रभाव है, वो असर ना डाले इस केस पर? वो क्या बेहतर क्या हो सकता है? देखिए कि ऐसी स्थिति में कि जहां DGP है, जो पुलिस के चीफ हैं, तो DGP दूसरे महकमे में भी हैं। जी जी, ये पुलिस का है अपना, तो जैसे DGP जो इनके दूसरे और ब्रांचेस हैं, जी जी, उनके लिए भी DGP है। जी जी, वो ऐसा नहीं, आपने देखा भी होगा कि पहले पंजाब के DGP को भी हुई है, जी जी, सजा हुई है। तो ये जरूरी, रैंक जरूरी नहीं, बात ये है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर निष्पक्ष जांच हो जाती है, वो कोई भी कर सकता है। अब प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी जांच हो रही है, होम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी जांच हो रही है, जिनके नीचे वो कर रहे हैं नौकरी, जी जी, DGP। तो एक निष्पक्षता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जांच में, कि कहीं किसी को ये ना लगे कि भाई कहीं कोई दबाव है, और दबाव हो गया तो उसके लिए भी है दूसरे स्टेट से कराई जा सकती है। जी जी, और इस तरह से कह के हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस बिल्कुल बेईमानी है सारी। जी जी जी, तो जब एक पुलिस ऑफिसर ही पुलिस की ऑनेस्टी पे सवाल उठाएगा तो फिर देश का तंत्र कैसे चलेगा? जी जी जी, तो कहीं ना कहीं हमें पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन तो बताना ही पड़ेगा।
ये बताना पड़ेगा। वकील साहब, इस मामले में आपने काफी कुछ बताया है, कुछ ऐसी बातें भी रह सकती है जो हम पूछ नहीं पा रहे हैं और आप हमारे दर्शकों को ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, वो कृपा करके बताने का कष्ट करें। सबसे पहली बात तो हमारा जो संविधान है, हम और कानून है, उससे गवर्न होते हैं। कानून की और संविधान की निगाह में सब बराबर है। जी जी। कोई भी ऐसा अपराध होता है जो एक आम आदमी के भी खिलाफ हुआ हो, उसके लिए भी जो जांच का प्रोसेस है वो यही है। हम तो सुन रहे हैं बड़े आदमी के खिलाफ तो जांच में पुलिस सारी चीजों को देख रही है, आम आदमी होता तो अब तक बंद कर दिया जाता, ऐसी बातें आ रही है। जैसे कुछ ऐसी भी बातें हैं जहां पुलिस के पास सुसाइड नोट आ गया। जी जी। और सुसाइड नोट के बाद इवन एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही, इस आधार पर कि अभी हमारी जो रिपोर्ट आती है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के ब्यूरो की, इनकी आती है कि भाई ये सुसाइड नोट उसका लिखा हुआ भी है नहीं लिखा हुआ, तो पहले रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। अच्छा, पुलिस चाहे तो इस तरह मामले को चल रहा है उनका, लेकिन कानूनन ये है कि कोई भी कॉग्निजेंस ऑफेंस अगर पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है, पहले उस पर एफआईआर दर्ज करें और उसके बाद वो जांच करें, बाकी जांच करें। तो जैसे अभी भीड़ जो है, मांग अलग अलग संगठनों की तरफ से उठ रही है, पहले गिरफ्तार करो फिर आगे कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग, मतलब मैं आपको बताऊं, जो जातिगत आधार पर भी उठ रहे हैं, ये एसपी इस जाति का है, उस जाति के लोग उठ रहे हैं, कुछ खाप पंचायत उठ रही है, ये पंजाबी समाज है वो उठ रहा है, वो डीजीपी के पक्ष में उठ रहा है, अनुसूचित जाति के समाज है, वो जो मृतक की जो पत्नी अमनीत पी कुमार के साथ खड़ा हो गया है। ये क्या हो रहा है? ये तो कानून तो किसी को इजाजत नहीं देता कि किसी चीज को जातिगत रंग दिया जाए। कानून तो कहता है कि न्याय होगा, जांच होगी, तब न्याय होगा। आप क्या कहेंगे? जो देखिए, हम भीड़ तंत्र से गवर्न नहीं होते जी, हमारा डेमोक्रेटिक जी, जो कानून के मुताबिक और कानून द्वारा जो शक्तियां दी हुई है पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, न्यायालय को, उस दायरे में रह के ही काम हो सकता है। अगर कोई कानून ये कहता है कि एफआईआर जैसे मांग आ रही है फांसी की सजा दे दो, कानून में ही प्रोविजन नहीं है 108 में या सेक्शन 325 का जो है उसमें फांसी है ही नहीं इन अपराध में। वहां तो मैक्सिमम जो है वो उम्र कैद तक बात है और फाइन तक। तो इस तरह की बात तो गलत है, वो भीड़ तंत्र की बात है। तो हमें खाली कानूनी दायरे में रह के बात करनी है। तो कानूनी दायरे में, एक बीच में बात काट रहा हूँ, कानूनी दायरे में अगर सरकार की जो पुलिस की, जो चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी जो गठित हुई है, अगर इस एसआईटी की जांच से या एसआईटी से पीड़ित परिवार अमनीत पी कुमार अगर संतुष्ट नहीं है, तो उनके पास क्या है अपने लिए राहत पाने के लिए? जी, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। कानून के मुताबिक अगर अमनीत कुमार को ये लगता है कि जांच सही नहीं हुई, सही दिशा में नहीं, तो उनके लिए सबसे पहली बात यह है कि उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो अप्लाई कर सकती है। दूसरी बात कि वो जांच सही नहीं हुई तो अगर पुलिस वो कैंसिल कर देती है उसके केस को, एफआईआर को, तो उसके लिए वो कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकती है, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकती है। और कोर्ट ये सोचे कि प्राइमा फेसाई एविडेंस जो भी पुलिस ने जांच के दौरान इकट्ठी की थी, जी जी, अगर उनसे ही ऑफेंस बन जाता है तो उसी आधार पर वो एक्यूज जो भी मुलजिम है उनको सम्मन कर सकती है। अगर वो सोचे कि वो पूरी जांच जो हुई उसमें इस तरह का कोई सबूत नहीं है, तो जो शिकायत करता है उसको ये अपॉर्चुनिटी देंगी कोर्ट कि आप अपना जो है पूरा सबूत कोर्ट के सामने लाएं, और कोर्ट फिर उनको सारी जांच करके बहस सुनकर अगर वो समझेंगे कि सफिशिएंट एविडेंस है तो वो उन एक्यूज्ड को सम्मन कोर्ट कर सकते। जी जी, आपने बड़ी काम की बात बताई। एक हमारे दर्शकों की जिज्ञासा जरूर रहेगी इस मामले में, जो अब तक की सारी देख रहे हैं आप टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, वैसे आपसी डिस्कशन भी सारा दिन कोर्ट में वकीलों के बीच होती है। क्या देख रहे हैं इस मामले में? किसी को सजा होगी? जो जिन्होंने सुसाइड किया है,
निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो उसके पीछे रहा होगा, उसकी फाइंडिंग्स जो है निश्चित रूप से बाहर आनी चाहिए। लेकिन प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किसी को सजा हो पाएगी इस मामले में? देखिए, अननेचुरल डेथ है जी सुसाइड है जी ये चीजें सामने हैं जी सजा होना या ना होना ये सबूत पर आधारित है जी कि कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने क्या क्या सबूत पेश किए गए। तो अभी ये बात कहना कि सजा हो जाएगी, ये प्रीमैच्योर चीजें, जल्दबाजी है, बहुत जल्दबाजी है। जी जी तो इस स्टेज पर नहीं कह सकते जी जब तक पूरा सबूत ना हो हमारे सामने, और क्या सबूत कोर्ट में दिया गया, जी जी क्या गवाही आई गवाहों की, क्या दस्तावेज पेश किए गए, इस पर सब कुछ उस पर है। निर्भर करेगा। सब कुछ उस पर आधारित है। जी। तो ये कहना कि भाई आज इसको सजा हो जाएगी, वो प्रीमैच्योर हो, बहुत जल्दबाजी हो। जी जी, धन्यवाद वकील साहब। आपने एडवोकेट अमरजीत सिंह यादव को सुना, इन्होंने पूरी बात विस्तार से बताई है। भीड़ तंत्र न्याय नहीं कर सकती, कभी भी भीड़ न्याय का हिस्सा नहीं बन सकती। भारतीय संविधान में बहुत बड़ी ताकत है। संविधान के मानने वालों को, संविधान की बात करने वालों को संविधान की ही सुननी चाहिए। और संविधान ये कहता है कि नारेबाजी से, भीड़ से न्याय नहीं मिलता है। चंडीगढ़ पुलिस ने जो एसआईटी गठित की है, कि उस जांच से साबित होगा कि कौन दोषी है कौन नहीं। हाँ, अगर एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है, एसआईटी से संतुष्ट नहीं है, तो पीड़ित परिवार कानून के दायरे में ही रह करके यह मांग कर सकता है कि जांच फलां से कराई जाए, फलां अधिकारी से कराई जाए, फलां ऑफिसर को ये जांच सौंपी जाए। वो भी सुझाव दिया जा सकता है, अदालत के सामने अपनी बात रखी जा सकती है। लेकिन खुद जो फांसी की सजा की बात कर रहे हैं, दूसरी सजाओं की बात कर रहे हैं, उन्हें सोच लेना चाहिए कि सजा देने के लिए सबूत की जरूरत होती है। और एसआईटी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सबूत इकट्ठे करना। सबूत से ही सजा दिला पाएगी सरकार। सरकार को, सरकार के सिस्टम को अब ये देखना है कि सजा दिलाने के लिए किस तरह के सबूत एकत्रित कर पाएंगे। जब तक सबूत नहीं होंगे तब तक किसी को सजा नहीं मिलेगी। सरकार के सिस्टम के सामने ये चुनौती है कि सबूत इकट्ठे किए जाएं, क्योंकि सबूत नहीं होंगे तो एडीजीपी स्तर के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी की मौत का रहस्य दब कर रह जाएगा। सबको पता है मौत उस सूरत में हुई है, खुदकुशी तब करनी पड़ी है जब उनके सामने और कोई चारा नहीं बचा था, केवल खुदकुशी एक रास्ता रह गया था। इसलिए इसका सच सामने आना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर इस सच को बाहर लाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। धन्यवाद।